हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी बेटा टॉर्क के बारे में। यानी टॉर्क क्या होता है, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू हमने देखा था कि टॉर्क को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और टॉर्क में किस तरह के क्वेश्चन की वैरायटी होती है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई थी। अब टॉर्क के ऊपर हमने देखा लास्ट लेक्चर में कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल। ठीक है, आज के लेक्चर में उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूँ बेटा, लास्ट एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया था वो प्रोजेक्टाइल मोशन का था। कुछ उसी तरीके का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वहां पे हमने सिर्फ वैल्यू का यूज नहीं किया था, अब यहाँ पे वैल्यू यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बना लेता हूँ, देखना तो सही। अगर हम ये मानते हुए लिखे कि सपोज टू बी, ये अगर मैं बात कर लूँ बेटा एक्स एक्सिस की, ये कौन सी एक्सिस हो गई बेटा अपनी एक्स एक्सिस। अगर मैं इसे मान लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये रही बेटा कौन से एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने दो मार्क कर लिए एक्स और वाई, और ये ऐसे मान लिया बेटा यहाँ पे, यहाँ से आप पार्टिकल को क्या कर रहे हो बेटा, प्रोजेक्ट कर रहे हो। यानी आपका क्या है, ओरिजिन, यानी ये ओ है। तो अगर यहाँ से अगर आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो बेटा, मान लिया किसी वेलोसिटी के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। सपोज टू बी मैं कंसिडर कर लेता हूँ बेटा, वेलोसिटी आपने ली होगी 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है, 50 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी के साथ आपने उसे प्रोजेक्ट किया। और ये जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूँ बेटा 37 डिग्री पे आपने प्रोजेक्ट किया हो, तो पार्टिकल कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे बात कर लेंगे तो कैलकुलेट करना है बेटा आपको टॉर्क कितना होगा। ठीक है, टॉर्क कितना होगा, कैलकुलेट। सवाल लिख लेता हूं बेटा मैं, कैलकुलेट, कैलकुलेट टॉर्क अबाउट ओ। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको, टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट ओ। फर्स्ट, व्हेन पार्टिकल is at its highest point, at its highest point। ठीक है, अब वो क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल कहाँ होगा, व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस में बताना है व्हेन, व्हेन पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल इज about, when particle is about to hit, sorry, when particle is about to hit the ground। ठीक है, और सेकंड हमें तब कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल क्या करेगा बेटा, ग्राउंड से टकराने की कोशिश करेगा। ग्राउंड से टकराने वक्त, टकराते वक्त कितना होगा टॉर्क अबाउट, वो हमें ये बताना है। तो कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान से देख। अगर हम देखें तो बहुत ही फंडामेंटल सवाल। हालांकि अगर मैं फर्स्ट बात कर लेता हूँ, क्या व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, ये तो हमने लास्ट मतलब जो लेक्चर था उसी पे डिस्कस किया हुआ था, सिर्फ हमने वैल्यू का यूज वहां पे नहीं किया था। तो यहाँ पे हम वैल्यू को लेके चलेंगे। तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो इसके दो कंपोनेंट बना लेने। ठीक है ना, अगर कंपोनेंट वाइज बना लेते हो, सपोज टू बी अगर मैं इसको ये मान लेता बेटा ये u रहा होगा, यानी u इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ux विच इज इक्वल टू u cos थीटा। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यार, uy, ये किसके बराबर आएगा, u sin थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ux जो आएगा वो ux की वैल्यू, ये जो ux होगा, इस ux की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, u cos थीटा के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो u कितना बेटा 50 इंटू ये cos कितना बेटा 37, यानी कितना आ रहा बेटा 50 इंटू cos 37 इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, बोलिए 4/5। तो कैंसल आउट होगा कितना 10, यानी ये कितना आ रहा बेटा 40। ठीक है, यानी आपके पास ux कितना होगा बेटा 40।
ठीक है, तो ux अगर 40 है तो उसी तरह से आप किसको कैलकुलेट कर लो, uy। अगर आप uy को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो uy किसके बराबर आ जाएगा, तो होता है u साइन थीटा के बराबर, यानी वो आ जाएगा 50 इंटू साइन कितना बेटा 37, यानी आ जाएगा बेटा कितना 50 इंटू साइन 37 की वैल्यू बताना जरा कितनी होगी, तो ये आ जाएगी बेटा 3/5 के बराबर, ठीक है ना। तो आगे नहीं कितना कैंसिल होगा बेटा 10 से, यानी कितना आ रहा बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा तो ux 40 है और uy कितना बेटा 30। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे बताना है सबसे पहले व्हेन पार्टिकल इज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अगर ध्यान से देखो तो पार्टिकल जब इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होगा, यानी यहाँ पे, तो ओ पॉइंट के मतलब वो पॉइंट के ऊपर टॉर्क किस कारण लगने वाला है, यानी किस फोर्स के कारण। तो बहुत ही आसान है यार, किसके कारण होगा वो mg फोर्स के कारण। इसका मास कुछ मैंने m बोला, चलो तो किस फोर्स के कारण हुआ बेटा वो mg फोर्स के कारण, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी है यार, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो कंप्लीट दूरी होगी बेटा r, ठीक है। ध्यान से देखो, ये यही डायग्राम बना लेता हूं मैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे मार्क कर लू बेटा, इसको मैं कंसिडर कर लू एक्स एक्सिस और इसको मैं बोल लू बेटा वाई, ये आपका ओरिजिन, यहाँ से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हुआ बेटा कितने से 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पार्टिकल ये रहा बेटा कितना 37, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ लेना। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा mg, उस फोर्स के कारण ही तो टॉर्क लगने वाला है अबाउट फोर्स। तो यहाँ से देखो ध्यान से, पूरी जो ये डिस्टेंस होती है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है, ये कहलाती है बेटा रेंज, यानी क्या r। तो यानी आधी जो दूरी रहेगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये कहलाई जाएगी बेटा कितनी r/2, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर r/2 है, ठीक है, तो ये पूरी जो दूरी है, इस पूरी दूरी को कितना कहा जाए, मतलब पूरी दूरी r होती है, तो आधी जो दूरी रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी बेटा किसके बराबर r/2 के बराबर। तो मुझे एक बात बताइए, रेंज को कैलकुलेट करने का तरीका क्या था। सर रेंज को कैलकुलेट ऐसे भी तो किया जा सकता था ना, 2ux uy अपॉन जी के बराबर। एक्चुअल में रेंज का फॉर्मूला याद है ना, 2ux uy बाई जी के बराबर। यानी रेंज को कैसे ऐसे भी बना सकते हो ना आप, 2 इंटू, बताओ जरा ux की वैल्यू कितनी है, तो ux है बेटा 40, uy है बेटा कितना 30 अपॉन कितना बेटा, ये आ जाएगा 10, आ रहा ही है 10 इसको, ठीक है। यानी आ जाएगा 2 इंटू कितना आ रहा है बेटा 1200 अपॉन 10, यानी कितना आ रहा है बेटा ये 240 मीटर, यानी ये आपकी रेंज हो गई, ठीक है ना। तो ये 240 मीटर आपकी रेंज हो गई। अगर 240 मीटर आपकी रेंज है तो अब बिल्कुल सवाल आसान बन चुका है यार। तो सबसे पहले मुझे क्या बताना, टॉर्क अबाउट ओ व्हेन इट, कहा बेटा इज इट हाईएस्ट पॉइंट। जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो कितनी दूरी हो गई r/2, mg कहाँ लग रहा है नीचे, तो क्या लिखोगे किस तरह से r/2 इंटू mg। टॉर्क अबाउट ओ कैसे निकालोगे, r/2 इंटू mg, r/2 इंटू mg, r/2 इंटू mg, ऐसे आ जाएगा ना। तो r/2 इंटू mg कर लोगे, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा। यानी अगर मैं बात कर लेता r/2 इंटू mg लिखता हूँ, ठीक है ना, r/2 इंटू mg लिखता हूँ। अब इसका m कुछ कंसिडर करना होगा मुझे, ठीक है। तो मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ यार कि सपोज टू बी इसका मास जो है, इसका जो मास है बेटा, ये मान लेता बेटा ये 2 kg रहा होगा, ठीक है ना। ये मास कितना रहा होगा 2 kg। तो r/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो देखते हैं। तो 240/2 इंटू 2 इंटू ये 10, यानी कितना बेटा ये 20, ये कितना हुआ यार 20। अगर ये 20 हुआ, ध्यान से देखो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बेटा 10, ठीक है ना। यानी कितना आ रहा है बेटा 10, इसका आधा करना होगा ना। mg कितना ना, m कितना कंसिडर किया हुआ मैंने, m को मैंने 2 माना ना, चलो ठीक है। तो r/2 यानी कितना आ रहा है बेटा, ये 120 आ रहा है ना, 120 और वो 20, तो सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
यानी कितना आ रहा है बेटा, r/2 आपका कितना आएगा, हाफ कर लोगे इसको सीधा सीधा, ठीक है ना, तो कितना बेटा ये 240/2 इंटू 20, ये बिल्कुल सही था यार, ये 10 ही आ रहा है। चलो यानी कितना आ रहा है बेटा 2400, ये निकल के आएगा। अब अगर ये आपके पास आ चुका है बेटा, तो मेरा एक सवाल है, ये अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी ये टॉर्क अबाउट ओ अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आ जाएगा बेटा कितना nm, इसका यूनिट रहेगा। और डायरेक्शन वाइज अगर हम बात कर लेंगे तो क्या आ रही है देखो जरा, r/2 और ये mg यानी अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ है, इसका मतलब क्या आएगा बेटा, ये क्रॉस साइन के साथ मैं लिख सकता हूँ। चलिए एक आंसर तो बन गया हमारा। अब बी को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अब बी का कैलकुलेशन करते हो, डरने की कोई बात नहीं, आपको पता ही है कि एग्जैक्टली किस तरह से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर लोगे तो आपका आंसर आपको मैच हो जाएगा। कैसे कि क्या बताया, व्हेन पार्टिकल इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, यानी व्हेन पार्टिकल इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, यानी जब पार्टिकल यहाँ टकराता है, यहाँ, तो पार्टिकल यहाँ टकराया, इसका मतलब यहाँ नीचे अभी भी तो क्या लग रहा है यार, mg लग रहा है। तो पूरा, अब पहले कितना था यहाँ से r/2, अब कितना आ जाएगा r इंटू mg, क्या आ जाएगा r इंटू mg, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टॉर्क अबाउट ओ, तो क्या लिखोगे, r mg के बराबर आएगा। तो r कितना था आपका 240, r कितना था बेटा 240, और mg किसके बराबर था 20, यानी कितना आ रहा है बेटा 4800, ठीक है ना, 4800 आ जाएगा बेटा nm। और ये भी तो क्या हो जाएगा यार क्रॉस, ठीक है ना, ये भी तो क्या आ जाएगा क्रॉस, क्योंकि r इंटू mg अंदर की तरफ है तो क्रॉस, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू हो या ना हो, आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ अप्रोच किस तरह से सवाल को सॉल्व करने का वो समझ में आना चाहिए, बाकी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकोगे अगर उसका कंसेप्ट आपके पास हो, अच्छे से आपको पता हो, ठीक है। तो कुछ इस कैटेगरी के सवाल बन सकते हैं टॉर्क के ऊपर। और क्या सवाल हो सकते हैं, किस प्रकार के सवाल हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक फंडामेंटल सवाल ले लेता हूं, ठीक है, हालांकि आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हो, फिर भी उस कैटेगरी का सवाल इसलिए लेता हूं बेटा क्योंकि उसमें एक वेरिएशन भी आपके पास हो सकती है, यानी उसमें आपको कुछ वेरिएशन के साथ भी सवाल पूछा जा सकता है, उसको चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते। तो जो फंडामेंटल सवाल है जिसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, उस सवाल को सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि वो सवाल आपको अच्छे से पता है कि किस तरह से सॉल्व करना है, फिर भी उसमें वेरिएशन लेके आएंगे आगे। जैसे कि मैंने इसे बोला यार देखो, एक रॉड है, एक रॉड है, और ये जो रॉड है बेटा, इस रॉड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है ना। एक रॉड है, इस रॉड का मास m है और लेंथ कितनी है l, और यहाँ पे ये एक्सिस है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये एक्सिस है और ये O है। अब जैसे ही, ध्यान से देखो, अब जैसे ही इस रॉड को रिलीज करते हो, अब जैसे ही आप इस रॉड को रिलीज करते हो, तो आपको बताना है बेटा O के अबाउट टॉर्क कितना हो। क्या बताना है आपको, आपको बताना है कि O के अबाउट टॉर्क कितना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रॉड है, इसे एक्सेस पास हो रही है, ठीक है, पिवोटेड है, ठीक है। आप अगर ऐसे देखते हो, ऐसे रॉड थी,
अब जैसे मैं इसको रिलीज करता हूँ ऐसे कुछ, तो ये ऐसे हो जाएगी। ध्यान से देखो, ऐसी रॉड थी, ये एक्सिस ऐसे पास है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, और जैसे मैं इसको रिलीज करता हूँ, रिलीज करने पर ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नीचे लेके आने के लिए, इसको यहां से नीचे लेके, मतलब जो लेके आ रहा है बेटा, वो कौन है? कौन है? एम जी। वो कौन है बेटा? एम जी। तो ध्यान से देखते, तो क्या करना है, तो एम जी यहां लग रहा है, सेंटर पे ना, इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये रहा बेटा एम जी। अब अगर ये एम जी है, टोटल लेंथ एल है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी? L/2। तो टॉर्क कितना हुआ भाई साहब? तो कैसे निकालोगे? ये रहेगा L/2 इंटू एम जी, L/2 इंटू एम जी, आर क्रॉस एफ। ठीक है ना, L/2 इंटू एम जी, तो अंदर की तरफ। तो टॉर्क लिखना आसान है। तो टॉर्क अबाउट फोर्स क्या आ जाएगा बेटा? L/2 इंटू एम जी, यही तो आएगा ना, यानी कितना आ जाएगा ये? ठीक है ना, तो ये L/2 इंटू एम जी, तो आप लिख सकते हो एम जी एल, और ये बाय 2, और कैसे बेटा? ये अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो ये कुछ बना सकते हो सवाल आप ऐसे। अब सर इसमें क्या है, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने हम लोगों, मतलब हमें पहले ही बता चुका, आप लोग मतलब सॉरी, अब ऑलरेडी हमें ये सारी बातें बता चुके हैं। तो इसमें नया क्या है, इसमें वेरिएशन क्या है सवाल में? ठीक है, तो किस तरह से आपको ये समझना है कि इसमें वेरिएशन किस प्रकार से आ सकता है। तो एक सवाल उस कैटेगरी का हम डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएशन का मतलब वही रहने वाला है, ठीक है, यही बात होगी, लेकिन इसको कुछ अलग ढंग से पूछा जा सकता है, या कोई नई क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली जा सकती है। हालांकि आपको टॉर्क का यूज करते हुए ही उस नई क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सवाल किस प्रकार से हो सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं यार। तो देखिए सवाल अब किस तरह से हो सकता है सवाल, देखते हैं। चलिए, मान लेते हैं बेटा सवाल में आपके पास गिवन है, बोर्ड के ऊपर मैं बना लेता हूँ सवाल। थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन समझ लेना। सवाल में बोला है यूनिफॉर्म रॉड, यही बना लेता हूँ। यूनिफॉर्म रॉड of length L and mass M, of length L and mass M is free to rotate, is free to rotate about a frictionless, about a frictionless pivot at one end, at one end the rod is released, the rod is released from rest, from rest in the horizontal position, in the horizontal position, in the horizontal position, full stop। आगे बोला गया, what are the initial
what are the initial angular acceleration angular acceleration of the rod and the initial and the initial linear acceleration and the initial linear acceleration of the right end of the right end of the rod ये कुछ सवाल है, सवाल के साथ आपको एक डायग्राम भी गिवन है, यानी आपके पास एक रॉड गिवन है। तो मान लिया बेटा ऐसे कुछ एक रॉड आपके पास गिवन है। अब ये पाइवटेड है, यानी ये N6 है बेटा। इसका ऐसे सिंबल दिखाई दे, इसका मतलब क्या करना है, ये समझ लेना है कि रॉड क्या है या कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, वो क्या है बेटा, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, समझ लेना एक रॉड है इस तरह से कुछ, और आपको डायग्राम के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप बिल्कुल इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये रहा बेटा mg, ये दूरी गिवन है बेटा कितनी, ये हो जाएगी L/2। ये तो सारी बातें डायग्राम के अंदर ही आपके पास गिवन है। ठीक है, तो आपको चीजें क्या बतानी है, आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसके बाद बताना है इनिशियल लीनियर एक्सेलरेशन। यानी इन शॉर्ट आपको अल्फा बताना है, और आपको बताना है कि एग्जैक्टली लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये भी आपको कैलकुलेट करते हुए बोलना है। ठीक है ना, तो कोशिश करते हैं बेटा इसको कैलकुलेट करने की। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास डायग्राम वगैरह गिवन है। ये रहा बेटा O। अब मैंने क्या बोला था, सवाल बिल्कुल सेम है देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ टॉर्क अबाउट O है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या अलग क्वांटिटी बतानी है, यानी आपको इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है और इनिशियल लीनियर एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है ना, अब इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा कैलकुलेट करना है, और साथ में लीनियर एक्सेलरेशन भी बताना है। अब कैसे बताओगे, तो अगर मैं ऐसे मान लेता हूँ बेटा, ये मार्क कर लेता हूँ बेटा इसको A और इसको मार्क कर लेता हूँ B, तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन होगा ये रहेगा बेटा आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन इनिशियली। तो मुझे इस AB को कैलकुलेट करना है, और अगर AB को कैलकुलेट करना है तो AB को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे अल्फा कैलकुलेट करना होगा। अल्फा किस तरह से होगा, तो अल्फा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो अल्फा कितना होगा, तो अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो अगर हम देख पाएंगे बेटा कि कैलकुलेशन का तरीका कैसे होगा, तो सबसे पहले टॉर्क अबाउट O कैसे लिखोगे, टॉर्क अबाउट O, इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं बेटा। देखो क्या है, क्या हुआ, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M, यानी एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ L है, मास M है, उसको क्या क्या इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ फ्रिक्शनलेस पाइवटेड एट वन एंड, the rod is released from rest in horizontal position, what are the initial angular acceleration वगैरह वगैरह सारी बात। चलो सवाल में बताया हुआ है सारी बातें। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं बेटा टॉर्क अबाउट O, तो टॉर्क अबाउट O तो कैसे निकालोगे टॉर्क अबाउट O, तो सर ऐसे निकाला जाएगा टॉर्क अबाउट O, कुछ नई बात थोड़ी है, ये हो जाएगा L/2 और ये आ जाएगा mg, वही तो वही तो आ जाएगा ना। तो टॉर्क अबाउट O कितना लिखोगे सर, L/2 कितना लिखोगे L/2 और ये आ जाएगा mg, यानी सर आ जाएगा कितना mgl और ये by 2। चलो ये तो हुआ बेटा टॉर्क अबाउट O।
अब आपको अल्फा कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशन बता रहा हूँ बेटा। हालांकि इस रिलेशन को हमें ऑलरेडी मतलब पहले देखना चाहिए था, अब फिलहाल उसका यूज यहाँ पे हो रहा है। तो आपको याद रखना है क्या, टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा आई अल्फा के बराबर। टॉर्क किसके बराबर होता है बेटा, आई अल्फा। ध्यान से देखो, टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, आई अल्फा के बराबर। अगर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है तो इसमें क्या क्या हो रहा है देखो। तो ये जो है ये कौन है, तो ये टॉर्क है, ठीक है। ये कौन है, तो ये है बेटा कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कौन है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। और इस अल्फा को तो आप जानते हो, ये अल्फा कौन है यार, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अल्फा कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो आपको शायद इतनी सारी चीजें समझ में आई होगी कि टॉर्क टो इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, आई अल्फा के बराबर है, ठीक है ना। ये किसके बराबर है बेटा, आई अल्फा के बराबर है। तो टॉर्क तो पता ही है, आई यानी कौन है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा यानी कौन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस रिलेशन का सिंपल सा आपको क्या करना है यार, यूज करना है। तो कैसे यूज कर लोगे, देखो ध्यान से देखो। तो अगर आप देखो कि टॉर्क आपका ये आ चुका है, यानी क्या है, टॉर्क जो है वो आ चुका है किसके बराबर, एम जी एल, और ये बाय 2, ठीक है। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, तो टॉर्क होता है आई अल्फा के बराबर। सो आई अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी एल बाई 2। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब ये इस तरह से पिवटेड है ना, इसका मतलब ये हमारे पास एक्सिस का काम कर रहा है ना। तो एक्सिस कैसी यार, तो एक्सिस जो रॉड है बेटा उसके वन एंड से पास हो रही है, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। एक्सिस कुछ देखो मैंने यहाँ बनाई ना, ये सेम टाइप के एक्सिस है, सिर्फ इसको मतलब मैंने ऐसे दिखाया था और यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है। तो एक्सिस कैसी पास है बेटा, एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ जरा, अरे बताओ, एम एल स्क्वायर बाय 3 के बराबर। तो यहाँ पे बना लेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, एम एल स्क्वायर बाय 3, कितना आ जाएगा ये, एम एल स्क्वायर बाय 3 अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल बाय 2 के बराबर। ये बन रहा है, अरे हुआ कि नहीं। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या क्या है यार, देखो एम एम चला जाएगा, यहाँ से एल जा रहा है और ये एल जा रहा है। तो अल्फा जो आएगा बेटा यहाँ से निकल के आएगा, अल्फा यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, देखो वो 3G, और बचा हुआ जो आएगा उसको मैं लिखूंगा बेटा, ये 3 ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्या बचा, ये 3G बाय एल बचा, ठीक है ना। तो 3G बाय एल 2L, ये कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये जो आएगा बेटा आपके पास ये अल्फा निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियली आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो 3G/2L के बराबर होता है। अगर आपके पास अल्फा आ चुका है, यानी आपके पास अल्फा की वैल्यू जो है वो अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अल्फा इज इक्वल टू 3G/2L है। अब अल्फा अगर आपके पास 3G/2L है, यानी अगर ध्यान से देखो, अल्फा अगर आपके पास 3G/2L है तो अल्फा से आप ए निकाल सकते हो ना। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास अल्फा आ चुका है और उसकी वैल्यू 3G/2L है तो इस अल्फा से ए निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कैसे निकालोगे, तो हम जानते हैं कि अल्फा और ए के बीच में जो रिलेशन होता है, अल्फा और ए के बीच में जो रिलेशन होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है बताओ तो जरा। यानी क्या करना है, अल्फा और ए के बीच में जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सर ए जो होता है ये होता है बेटा आर अल्फा के बराबर। ए जो होता है ये किसके बराबर होता है, आर अल्फा के बराबर। ये रिलेशन हम जानते हैं। अगर ये इज इक्वल टू आर अल्फा, तो आर क्या है,
आर यहाँ पे कौन है, एल है। आर यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये देखो ये यहाँ तक पूरा कौन आ जाएगा, एल। तो क्या निकालोगे, ए इज इक्वल टू एल, और अल्फा कितना है, 3g/2l। कितना है, 3g/2l। तो एल ने एल को मार दिया, तो ए किसके बराबर आ रहा है बेटा, तो ये आ रहा है बेटा 3g/2 के बराबर। तो ये ए आ चुका है। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, अल्फा, और ये आपका क्या हुआ बेटा, ए। यानी आपका ये इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन और ये आपका ये इनिशियल लीनियर एक्सेलरेशन। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल आप इसी रिलेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हो। टॉर्क टो इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। हालांकि इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आने वाले लेक्चर में मैं इसको प्रूफ भी दे सकूं आपको, और फिर इसके ऊपर भी हम सवाल को देखने की कोशिश करेंगे और किस कैटेगरी के सवाल हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि रॉड की कैटेगरी में ऐसा सवाल होता है, उसमें थोड़ा वेरिएशन, उसमें क्या किया जा सकता है यार, थोड़ा वेरिएशन लेके आ सकते हैं, और आपको कुछ अलग क्वांटिटी भी कैलकुलेट करने के लिए बोली जा सकती है। अब तो ये तो हुआ बहुत ही फंडामेंटल। अब रॉड में कुछ अलग टाइप का और भी सवाल हो सकता है। अब सर और क्या सकता है, अब रॉड जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही आपको दे दे। जरूरी है क्या कि रॉड हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर ही आपको दी जाए और उसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए आपके सवाल पूछे जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है जो रॉड है वो किसी एंगल पे भी आपके पास गिवन हो। तो कुछ उस कैटेगरी का एक सवाल हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या हो सकता है टॉर्क के ऊपर सवाल किस तरह से और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो जल्दी से उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं नेक्स्ट सवाल बना लेता हूँ। मान लेते बेटा जो सवाल है उसमें आपके पास गिवन है देखिए सवाल जो है उसमें आपके पास गिवन है, एक रॉड गिवन है। अब रॉड को मैं कुछ अलग ढंग से बना लेता हूं। ऐसे ही कुछ रॉड गिवन है सपोज टू बी, और ये एंगल गिवन है बेटा कितना, 37 डिग्री। और इसका मास m और लेंथ l गिवन है, ठीक है। और एक्सिस जो है वो गिवन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये रहा बेटा आपको O पॉइंट। सवाल वही, फाइन टॉर्क, थोड़ा नीचे बना लेता हूं, मुझे यहीं पे काम करना है थोड़ा। फाइन फाइंड टॉर्क अबाउट O, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, टॉर्क बताना है, O के अबाउट कितना रहेगा। चलिए अब किस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, अगर आपको टॉर्क ही बताना है अब किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो ऑलरेडी आप ऐसे सवाल सॉल्व कर चुके हो, कोशिश करना है सॉल्व करने की। जो रॉड है उस रॉड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। और आपको बताना बेटा टॉर्क कितना होगा O पॉइंट के अबाउट। तो मैंने ऑलरेडी आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करके दिए हुए, जरा थोड़ा दिमाग लगाना है, आपका आंसर बन जाना है बेटा।
तो क्या कर लोगे देखो, अगर ध्यान से देखो, तो अब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे 37, अब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे 37, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी तो कितना हुआ 37, अगर ये 37 है, ठीक है ना, अगर ये 37 है तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यार कौन, एमजी, एमजी आ जाएगा ना नीचे भाई साहब, ये आ चुका है बेटा कौन नीचे, एमजी। अगर ये नीचे एमजी है तो मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये जो दूरी है ये दूरी कितनी होगी सर, L/2 होगी, कितनी होगी, L/2। तो अब कंपोनेंट कंपोनेंट तो बनाना बिल्कुल आसान है, तो ध्यान से देखो, ये कंपोनेंट आएगा और ये दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, ये एंगल बिल्कुल 37 डिग्री, तो ये कितना हुआ बताओ जरा, एमजी, एमजी ना, तो कितना हुआ एमजी cos 37 और ये एमजी sin 37, बन गए कंपोनेंट भाई साहब। तो मुझे एक बात बताओ, अब टॉर्क अबाउट ओ कैसे निकालोगे, तो L/2 इंटू एम जी कॉस 37, L/2 इंटू एम जी कॉस 37, L/2 इंटू एम जी कॉस 37, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट ओ, बोलिए L/2 मतलब एम जी कॉस 37 और ये साथ में क्या आ जाएगा L/2, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा बेटा L/2 आ जाएगा, तो हो आपका आंसर mg, mg cos 37 किसके बराबर होता है 4/5 होता है कि नहीं, और ये साथ में L/2 तो कैंसिल आउट गया, ये 2 आ गया, यानी कितना रहा बेटा 2/5 mgl के बराबर, 2/5 mgl के, ठीक है ना, 2/5 mgl, ये आपका क्या हुआ बेटा फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं यार, सवाल में बिल्कुल सोचना नहीं है, रॉड आड़ी दीजिए, तिरछी दी, हॉरिजॉन्टल लिखने दीजिए, वर्टिकल होने दीजिए, सिर्फ आपको इसका फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। अगर इसका फंडामेंटल आपके पास है, इसका फंडामेंटल आपका क्लियर है, तो सवाल बन जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और एक सवाल की बात कर लेता हूँ, अगर मान ले बेटा मेरे पास एक डिस्क है, क्या है एक डिस्क, सपोज टू बी ऐसी कुछ एक डिस्क है, थोड़े और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, चलिए ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास एक डिस्क है, अब डिस्क को फिक्स किया गया है इस तरह से, ये सिंबल में थोड़ी देर पहले ही बता चुका आपको, यानी इस पॉइंट पे डिस्क को क्या गया यार फिक्स किया गया है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो डिस्क है इसकी जो रेडियस है यार वो गिवन है बेटा कितनी आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास डिस्क, ऑब्जेक्ट कौन सी है डिस्क। अब ये जो डिस्क है इसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है। और अगर आपने इसको किया बेटा रिलीज, तो रिलीज करने पर ये जो पॉइंट है, यानी कौन सा पॉइंट, ये ओ पॉइंट, उसके अबाउट टॉर्क कितना होगा बताना है, सेम सवाल, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, बन गया सवाल।
अब क्या करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है। तो आपको पता है नीचे ये लगाएगा mg फोर्स, क्या करेगा, नीचे ये लगाएगा mg फोर्स। तो लिखना है टॉर्क अबाउट ओ। अब यहाँ पे देखो क्या करना था, ये 2 L/2 और ये अंदर की तरफ था ना, तो यहाँ पे मुझे लगाना था बेटा कौन सा साइन, क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो देखो क्या आना है बेटा, आर एम जी, आर क्रॉस एम जी, आर क्रॉस एम जी, आर क्रॉस एम जी अंदर की तरफ। तो क्या आ जाएगा यार, एम जी आर, और अंदर की तरफ ये रहेगा बेटा टॉर्क अबाउट ओ। ठीक है ना, ये रहेगा बेटा क्या, टॉर्क अबाउट ओ। तो सवाल बन गया। अब एक लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो लास्ट कैटेगरी के अंदर किस तरह के सवाल हो सकते हैं, मतलब टॉर्क के ऊपर, और तो हमें कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट से पता है। तो क्या करना होता है, जैसे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते वक्त पढ़ाया था कि अगर मैंने ऐसे बोला था कि ए वेक्टर आपके पास सपोज होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और अगर आपके पास बी वेक्टर होता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड, और आपसे ए क्रॉस भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो किस तरह से करना होता है, डिटर्मिनेंट। तो उसी तरह से अगर मान लेते बेटा आपके पास सपोज टू बी आर वेक्टर गिवन और एफ वेक्टर गिवन है, आपके पास अगर आर वेक्टर गिवन है, सपोज टू बी आर वेक्टर अगर आपके पास गिवन है एक्स आई कैप एक्स वाई जे सॉरी वाई जे कैप और जेड के कैप समथिंग ऐसे कुछ गिवन है, और उसी तरह से कुछ फोर्स गिवन है। तो आपको अगर बताना ही है, आपको अगर कैलकुलेट ही करना है, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। जैसे कि समझाने की कोशिश कर लेता हूं। अगर मैं इसे बात कर लूं, if r vector is equal to supposed to be x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, और f vector is equal to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap, और आपको बोला जाता है फाइंड टॉर्क। क्या बोला जाता है, फाइंड टॉर्क। यानी आपके पास आर वेक्टर गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ आई जे के, और एफ वेक्टर गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ आई जे के, और आपको बोला जाता है फाइंड टॉर्क। तो आप जानते हो कि टॉर्क जो होता है वो होता है बेटा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क किसके बराबर होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो क्या आना है बेटा, कौन सी मेथड है ये, डिटर्मिनेंट। तो क्या लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 और ये z2, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, प्लस माइनस प्लस। बस अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आपके पास पता ही है आपको। तो क्या है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, ये अगर लिखूंगा तो आई कैप, यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, y1 z1 y2 z2, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या ना यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे बोलिए कौन आ जाएगा, x1 z1 x2 z2, ये आ जाएगा। प्लस के कैप, यहाँ पे बताना तो जरा, यहाँ पे आ जाएगा कौन, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो बाद में क्या करना होता है, बोलिए बाद में क्या करना होता है, इनका क्रॉस लेना होता है। ठीक है ना,
बाद में क्या करना है बेटा, इनका क्रॉस लेना है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हो, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर अगर आप इनको सॉल्व कर लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेके अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है, यानी डिटर्मिनेंट आपका इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या आ जाएगा फिर, y1 z2, ठीक है, माइनस y2 z1, इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ना। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना, आई कैप, ठीक है, अंदर अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा बेटा y1 z2 माइनस, ठीक है, क्या y2 इंटू z1, ऐसे कुछ आ जाएगा। और फिर आगे आप ऐसे लिख सकते हो पूरा। मैं ऐसे पूरा लिखने की कोशिश, मतलब पूरा नहीं लिखता, आपको पता है आप किस तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मेथड है। अगर आपके पास इन टर्म्स ऑफ आई जे के अगर इस तरह से आर और एफ अगर आ जाते तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लोगे, और अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हो तो आपका क्या मिल जाएगा बेटा, टॉर्क मिल जाएगा। फाइनल आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इस कैटेगरी का सवाल हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल इस कैटेगरी का भी सॉल्व कर लेते हैं तो टॉर्क के ऊपर पूरे सवाल हमारे सॉल्व हो जाएंगे अलग अलग कैटेगरी के। ठीक है, चलिए तो एक सवाल दे देता हूं मैं, उसको कोशिश करना है सॉल्व करने की। ठीक है, देखते हैं सवाल किस तरह से हो सकता है इसके ऊपर। मान लेते हैं बेटा इसी तरह से आपके पास गिवन है आर क्रॉस एफ का सवाल ही लेते हैं एक, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट सॉल्व किस तरह से किया जाता है। हालांकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, फिर भी एक सवाल हम ले लेते हैं। तो सवाल है बेटा, चलिए सवाल देखिए क्या है, फाइंड the torque of a force, find the torque of a force F vector is equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap Newton about a point O whose position vector is r vector is equal to I cap plus j cap plus k cap मीटर। ये गिवन है आपके पास, तो आपको बताना है टॉर्क कितना होगा। अब टॉर्क अगर कैलकुलेट करने की कोशिश कर लोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अभी तो बात कर ली हमने थोड़ी देर पहले, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है, सिंपल से उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे पास जो है, तो मुझे पता है टॉर्क जो होता है, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, मुझे पता है जो टॉर्क होता है वो होता है बेटा आर क्रॉस एफ, और इस आर क्रॉस एफ को सॉल्व किया जाता है बेटा आई कैप जे कैप के कैप। क्या आ जाएगा देखो तो जरा, 1 1 1 3 4 5, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस। अब क्या कर लोगे, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लोगे, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 4 5, मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस ये आ जाएगा जे कैप, ठीक है, ये आ जाएगा 1 1 3 5, ठीक है, प्लस के कैप, कौन बचेगा, ये आ जाएगा 1 1 3 4। ठीक है, अब
ये आ जाएगा बेटा कितना आई कैप, ये आ जाएगा बेटा कितना आई कैप, अंदर क्या आएगा बताओ जरा, तो ये आ जाएगा 5, 5 माइनस 4, ठीक है, माइनस जे कैप, अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 3, ठीक है ना, हाँ 5 माइनस 3 प्लस ये आ जाएगा बेटा कितना के कैप, यहाँ पे हम बात कर लेते तो कितना आ रहा है बेटा, ये आ जाएगा 4 माइनस 3, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आई कैप, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा बेटा 2 जे कैप, ठीक है, चलिए प्लस ये कितना आ रहा है के कैप, तो ये आ जा रहा है बेटा, ये क्या हुआ, ये आर क्रॉस एफ की वैल्यू, तो टॉर्क जो आएगा उसके मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो मैग्नीट्यूड अगर हम बात कर ले टॉर्क अबाउट ओ का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका कैसे होगा, यानी ये आया बेटा क्या टॉर्क अबाउट ओ कितना बेटा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और अगर इसके मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी कितना हुआ बेटा 4 प्लस 1 5 और ये 6 यानी रूट 6, ठीक है, तो ये आया बेटा आपका फाइनल आंसर, तो रूट 6 जो आएगा ये रहेगा बेटा टॉर्क अबाउट ओ, यानी ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क, ठीक है, तो कुछ नहीं बेटा डिटर्मिनेंट आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हो और सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए सवाल है और अगली जो हमें बात करनी है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है, सो रुक जाते हैं आज के लिए, थैंक यू सो मच।